राम जी, आज की स्पेशल महत्वपूर्ण क्लास हरियाणा ग्रुप डी खातर है और भी जिसमें हरियाणा जी क्या होगी सब में काम आओगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाला हरदेव सहाय ने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ करने का काम किया था? महान क्रांतिकारी लाला हरदेव सहाय, ठीक है, तो इन्होंने किस वर्ष ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकालने का काम किया था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र 1984-85 के दौरान हरियाणा प्रदेश का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा निकालने का काम किया गया था? जियालाल जैन के द्वारा, ठीक है। पहला समाचार पत्र किसके द्वारा निकालने का काम किया गया था? जियालाल जैन जो थे उन्होंने जैन समाचार पत्र जो है निकालने का काम किया था, जियालाल जैन, ठीक है, जियालाल जैन ने। और ये पहला समाचार पत्र कौन सी जगह से निकला था? तो आपने याद रखना, फर्रुख नगर गुरुग्राम से हरियाणा प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो था जैन समाचार पत्र निकाला था जियालाल जैन के द्वारा 1884-85 के अंदर। इसी दौरान जो है जज्जर से एक और समाचार पत्र निकला था, उसका नाम क्या है? हरियाणा जज्जर, ठीक है। हरियाणा जज्जर समाचार पत्र भी 84-85 के दौरान जो है संपादित किया गया था पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा जो है यह संपादित किया गया था। इसके बाद है 1818 के अंदर 1889-79 जो देख लियो, इसके अंदर जो है कन्हैया लाल, ठीक है, नाम के है कन्हैया लाल, कन्हैया लाल के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकालने का काम कराया गया था? जाट गजट नामक समाचार पत्र जो है कन्हैया लाल के द्वारा निकाला गया था। एक और जाट गजट नामक समाचार पत्र जो है दूसरा किसके द्वारा निकाला गया था? साल 1916 के अंदर रोहतक से सर छोटूराम जो है, सर छोटूराम भी जाट गजट नामक समाचार पत्र 1916 से साप्ताहिक समाचार पत्र सर छोटूराम के द्वारा निकालने का काम किया गया था, जिसका नाम भी क्या था? जाट गजट हुआ करता था। लाला हरदेव का जिक्र यहां पर हो रहा है, तो लाला हरदेव ने जो था ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र हरियाणा के हिसार जिले से जो है 1936 के अंदर प्रकाशित करने का काम किया था। इसके अलावा लाला हरदेव सहाय ने एक और समाचार पत्र निकाला था, सेवक नामक समाचार पत्र, और ये 1941 के अंदर जो है सेवक नामक समाचार पत्र 1941 के अंदर निकालने का काम किया गया था, सेवक। और ये भी कहां से निकाला गया था? हरियाणा के हिसार जिले से जो है सेवक नामक समाचार पत्र निकालने का काम किया गया था। हरियाणा प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2 बार इस देश के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। भिवानी जिले के मानेडू के अंदर जिस शख्स का जन्म हुआ था, उन्होंने भी एक पत्रिका वो निकालने थे, उस पत्रिका का नाम क्या था? हरियाणा केसरी नामक पत्रिका, ठीक है। हरियाणा केसरी नामक पत्रिका हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री निकाला करते थे? तो बनारसी दास गुप्ता। भिवानी के मानेडू जिले के मानेडू गांव के अंदर इसका जन्म हुआ था। हरियाणा केसरी नामक पत्रिका जो थी साप्ताहिक पत्रिका 1958 के अंदर भिवानी से क्या क्या करते थे? प्रकाशित करने का काम वो करते थे। भाई यार आज मिल जाओगे आपने किताब, कोई बात नहीं यार, टेंशन ना ले, समझ में आएगी, ठीक है। तो लाला हरदेव ने ग्राम सेवक समाचार पत्र 1936 हिसार से, सेवक नामक समाचार पत्र 1941, हरियाणा का पहला समाचार पत्र जियालाल जैन के द्वारा 1884-85 के अंदर, पहला संपादक हरियाणा का जियालाल जैन हो जाता है। पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा हरियाणा जज्जर नामक समाचार पत्र भी 1884-85 यानी इसके बाद में निकाला गया था। बीडी गुप्ता के द्वारा हरियाणा केसरी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी, 1958 में भिवानी से निकालनी शुरू करी थी। कन्हैया लाल के द्वारा जाट गजट समाचार पत्र करता निकाला था, तो याद रखना अपना गुरुग्राम से प्रकाशित करने का काम किया था। सर छोटूराम रोहतक से साल 1916 के अंदर क्या था? जाट गजट नामक समाचार पत्र जो है सर छोटूराम के द्वारा प्रकाशित करने का काम किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पीडीएफ दे दूंगा जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर, चिंता ना करो। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले के अंदर पाया जाता है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा खनिज पदार्थ पूछ रहा कि हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर यह खनिज पदार्थ पाया जाता है। वो खनिज पदार्थ है चूना पत्थर है, तांबा है, मैग्नीज है या फिर अभ्रक है। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पाया जाने वाला खनिज पदार्थ आपसे पूछा गया है, तो फटाफट बताइएगा। हरियाणा प्रदेश के खनिज मंत्री कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कौन है? मूलचंद शर्मा। खान खनन और परिवहन मंत्री कौन है? हरियाणा प्रदेश के मूलचंद शर्मा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से क्या है? विधायक है मूलचंद शर्मा, ठीक है। ये खान और खनन मंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं। अगर बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर लोहा और दूसरी चीज जो है कच्चा लोहा, लोहा और कच्चा लोहा ये दोनों हरियाणा प्रदेश में कहां से मिलते हैं? तो आपने याद रखना हरियाणा की महेंद्रगढ़ जो है जिसको खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है, लोहा और कच्चा लोहा हरियाणा में कड़ा पाया जावा तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो है
कच्चा लोहा और लोहा दोनों चीजें हरियाणा के अंदर कहां पाई जाती है, वो जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। सर्वाधिक खनिज पदार्थ सबको पता हरियाणा के कौन से जिले में पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हरियाणा के कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है, तो चूना पत्थर बिल्कुल सही है, तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पाया जाता है। और थोड़ा बहुत हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पीके लिख दिया, पंचकुला जिले के अंदर भी क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। जो मोरनी की पहाड़ियां जो है, मोरनी की पहाड़ियां के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद तांबा, तांबा कड़ा पाया जाओ तो याद रखना हरियाणा में तांबा जो है महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाओ, और महेंद्रगढ़ के अंदर भी जगह कौन सी है, नारनौल के अंदर, ठीक है। नारनौल के अंदर जो है, नारनौल की पहाड़ियों के अंदर हरियाणा की तांबा की सबसे बड़ी खान कोई आपसे पूछने का काम करता है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नारनौल हो जाएगा, गाटा शेर की पहाड़ी है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम शर्मा के गांव कलिंगा से राम राम भाई, ठीक है। गाटा शेर की पहाड़ी जो है वहां पर हरियाणा के अंदर क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। मैग्नीज कहां पाया जाता है, मैग्नीज भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है, यह भी महेंद्रगढ़ की पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। मुसनोत्ता की पहाड़ी अगर आपने सुनी हो तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मुसनोत्ता, मुसनोत्ता की पहाड़ियों के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। अब्रक भी हरियाणा में प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कड़ा पाया जाओ तो महेंद्रगढ़ के अंदर अब्रक पाया जाओ है। पहाड़ी कौन सी है, एक तो है मुसनोत्ता की पहाड़ी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, पंचनोत्ता की पहाड़ी। पंचनोत्ता और मुसनोत्ता की पहाड़ियों के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर क्या पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है। तो चूना पत्थर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां पर पाया जाता है, तो आपने याद रखना है, चूना पत्थर जो है रोहतक जिले के अंदर पाया जाता है। थोड़ा बहुत जो है कड़ा पाया जाओ तो पंचकुला जिले के अंदर थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हरियाणा के किस जिले में रोड मेटल स्टोन तथा चिनाई पत्थर का प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जहां पर रोड मेटल स्टोन और चिनाई का पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, फटाफट बताइएगा शहबाज। सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा शहबाज। जिला अंबाला है, जिला पंचकुला है, जिला यमुनानगर है, या फिर हरियाणा का वो जिला कौन सा है, वो जिला महेंद्रगढ़ है, फटाफट बताइएगा। सबसे पहले देखिएगा हरियाणा का अंबाला, अंबाला जिले के अंदर क्या पाया जाता है, तो हरियाणा में अंबाला जिले के अंदर पाया जाता है सोना, ठीक है, सोना पाया जाता है। कड़ा पाया जाओ है नारायणगढ़ की पहाड़ियों के अंदर, नारायणगढ़, नारायणगढ़ में पाया जाओ है। खास तौर पर दो नदी है हरियाणा प्रदेश के, एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा के किन दो नदियों के अंदर जो है सोने के कण पाए जाते हैं, तो सोने के कण जिन नदियों के अंदर पाए जाते हैं वो कौन सी है, मारकंडा और टांगरी नदी जो है, मारकंडा और टांगरी नदी, इन दोनों नदियों के अंदर हरियाणा में क्या पाया जाओ है, सोने के कण पाए जाते हैं। यानी अंबाला के अंदर क्या मिलता है, सोना मिलता है। हरियाणा की वो दो नदी कौन सी है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जिनके अंदर जो सोने के कण पाए जाते हैं, वो दोनों जगह कौन सी है, तो आपने याद रखना वो जगह है, नदी कौन सी है, मारकंडा और टांगरी। पंचकुला के अंदर अपन अभी पढ़ा था, तो पंचकुला के अंदर क्या क्या मिलता है, एक तो चूना पत्थर मिलता है पंचकुला में, ठीक है, चूना पत्थर, और दूसरा एक खनिज पदार्थ है जिसका नाम क्या है, बेराइट। बेराइट और चूना पत्थर दोनों के दोनों कहां पाए जाते हैं, तो पंचकुला के अंदर जो है बेराइट और क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, दोनों के दोनों पाए जाते हैं। यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर क्या पाया जाओ है, रेत पाया जाओ है, बजरी पाई जाओ है, कंकड़ पाई जाओ, ठीक है, कंकड़, ठीक है। और उरक की एक खान है, खान का नाम है दादूपुर की खान, ठीक है, यमुनानगर की दादूपुर की खान। इस दादूपुर की खान में जो रेता मिला है ना वो पूरे हरियाणा में कड़े कौन मिला है, ठीक है। तो दादूपुर की खान सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, किस खातर मानी गई है, रेत खातर, सैंड जिसको हम लोग बोलते हैं उसके लिए। ये बच गया भाई अपना महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में तो सारा सौदा पाया जाओ भाई, के कौन पाता महेंद्रगढ़ में, सारे लगभग खनिज पदार्थ जो है, क्वार्टर्स है, तांबा है, ग्रेफाइड है, काइनाइट है, बर्मिक्यूलाइट है, एस्बेस्टस है, ग्रेनाइट हो गया, काइनाइट हो गया, सारे के सारे जो कड़ा पाए जाओ हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो उरन पूछ रहे क्या नहीं पाया जाता प्रचुर मात्रा में, तो अंबाला के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर नहीं पाया जाता, बाकी तीनों जिलों के अंदर जो है ये जो रोड मेटल जो है और स्टोन जो है, चिनाई का पत्थर जो है, बाकी जिलों के अंदर क्या है, ये उपलब्ध है अच्छी मात्रा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के खनिज पदार्थ का संग्रहालय क्षेत्र किसको कहा जाता है, बताओ फटाफट। हरियाणा के खनिज पदार्थों का, हरियाणा के खनिज पदार्थों का संग्रहालय क्षेत्र, हरियाणा के खनिज पदार्थों का संग्रहालय क्षेत्र किसको कहा जाता है, फटाफट बताइएगा शहबाज। हरियाणा के खनिज पदार्थों का संग्रहालय क्षेत्र किस जगह को कहा जाता है, कमेंट करके फटाफट बताइएगा।
जगह का नाम पूछा है मैंने, जिले का नाम नहीं पूछा। खनिजों का भंडार बिल्कुल सही है आपकी। तो भाई दो नदी कौन सी जिनमें सोने के कण पाए जाते हैं? मारकंडा और टांगरी। हरियाणा में अंबाला के अंदर नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। नारनौल आएगा उत्तर भाई, पंकज ने सही उत्तर दिया। खनिज पदार्थों का संग्रहालय क्षेत्र हरियाणा में किसको कहा जाता है? तो आपने याद रखना नारनौल को कहा जाता है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ इकट्ठी दे दूंगा सारे के सारे। हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? फटाफट बताइएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? 1968 और 1969 के अंदर, 1970 1971 के अंदर, या फिर 1975 1976, या फिर 1980, या फिर 1981 के दौरान पहली कृषि संगणना का यहां पर जिक्र है हरियाणा प्रदेश के अंदर। दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा के अंदर कृषि जोनों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए मुझे। हरियाणा के अंदर कृषि जोन की संख्या कितनी है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है पूरे देश के हिसाब से, ठीक है, पूरे देश के हिसाब से हरियाणा का जो कृषि क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट है? कृषि क्षेत्रफल कितने परसेंट है? मतलब भारत में जितना हिस्सा के अंदर खेती बोई जाओ उसका कितने परसेंट हरियाणा के अंदर जो खेती करने योग्य भूमि है हरियाणा प्रदेश की, यह बात पूछना चाहूँ है। हरियाणा में सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल किस जिले का है? सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक हरियाणा के कौन से जिले का है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर फटाफट देने का काम करेगा। सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल हरियाणा के कौन से जिले का है? कृषि जोन कितने हैं? देश के जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है देश का उसमें से, संदीप शर्मा बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। कितने परसेंट हरियाणा प्रदेश का है, यह चीज आपने बतानी है। हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब खुला था? हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब खुला था? 1976 के अंदर कड़ा खुला था, करनाल के अंदर कृषि विज्ञान क्षेत्र खुला था। आज पूछे तो हरियाणा में कितने कुल कृषि विज्ञान क्षेत्र है? तो 18 कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्र नहीं सॉरी केंद्र है, ठीक है। आज हरियाणा के अंदर कितने विज्ञान केंद्र हैं? तो कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या 18 है। हरियाणा प्रदेश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976 के अंदर कौन सी जगह ऊपर खुला था? करनाल के अंदर खुला था, ठीक है। अगर नु पूछा हरियाणा में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? हरियाणा के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र, तो पहले भी अपना जिक्र हो चुका है। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है? 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा के अंदर है। पहले भी जिक्र था, एक तो है उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी, दूसरा दक्षिण पश्चिम के अंदर है, ठीक है। दो हैं उत्तर और दक्षिण के, अलग अलग है दोनों के। उत्तर पश्चिम वाले का मुख्यालय कहां पर है? पहले भी अपना जिक्र हो चुका है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर पश्चिम वाले का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर है? करनाल के अंदर इसका मुख्यालय है। ये जो उत्तर पश्चिमी वाला जो है इसके अंदर कौन सी फसल खास तौर पर उगाई जाती है? चावल है, गेहूं है, गन्ना है। चावल, गेहूं, गन्ना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कड़ा पड़ा है, उसका जो केंद्र है वो कड़ा है, वो हरियाणा के रेवाड़ी के बावल के अंदर है। और बावल में जिसका दक्षिण वाले का मुख्यालय, वहां पर जड़ी बूटी, सब्जी और फल जो है वो उगाए जाते हैं, ठीक है। जड़ी बूटी, सब्जी और फल जो हैं वो दूसरे केंद्र के अंदर क्या किए जाते हैं? उगाने का काम किया जाता है। बात समझ में आ गई? 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर वाले में जो है, उत्तर वाले में याद रखना है करनाल इसका हेडक्वार्टर, चावल, गेहूं, गन्ना, ठीक है। और दक्षिण वाले के अंदर बावल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जड़ी बूटियां, सब्जी और फल जो है दक्षिण वाले के अंदर क्या किया जाता है? उगाने का काम किया जाता है, ठीक है। कृषि जोनों की संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी है? 3 है। सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल किस जिले के अंदर है? तो सिरसा के अंदर सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल है, ठीक है। पूरे देश के अंदर जो है, पूरे देश का यानी देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का हरियाणा प्रदेश का कितना है? तो 1.3% जो है, कितना है? 1.3% जो है पूरे देश के कृषि के क्षेत्रफल का जो है किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा की पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो 1970 और 1971 के अंदर जो कब हुई थी? 1970 1971 के अंदर जो है क्या हुई थी? ये कृषि संगणना जो हरियाणा प्रदेश की पहली बार कब हुई थी? 1970 1971 के दौरान हुई थी। बात समझ में आ गई? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। कृषि जोनों की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है? 3 जोनों के अंदर हरियाणा प्रदेश को 3 जोनों के अंदर बांटने का काम किया गया है। पूरे भारत में कृषि योग्य भूमि का हरियाणा में कितने परसेंट है? तो 1.3% है। हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र
अंदर 1976 के अंदर करनाल में खुला था। वर्तमान समय में हरियाणा में कितने कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 18। कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितनों में बांटा गया? तो 2 क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश को बांटा गया, उत्तरी पश्चिमी। इसका हेडक्वार्टर करनाल के अंदर है, जिसमें चावल गेहूं गन्ना इस एरिया के अंदर बोई जाती है। दक्षिण वाला केकड़ा है बावल के अंदर है, जड़ी बूटी सब्जी और फल उगाने का काम किया जाता है। और पहली कृषि संगणना हरियाणा प्रदेश के अंदर कब हुई थी? 1970 और 1971 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, निम्नलिखित कथनों की पहचान करनी है आपने, ठीक है। निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करनी है। पहला, असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदीय क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। दूसरा, हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित है जो राज्य के 4872.11 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर विस्तृत है। तीसरा, छोटा चिड़ियाघर की स्थापना 1982-83 के अंदर भिवानी जिले के अंदर करने का काम किया गया था। सही कौन से 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 सही है, या फिर 1 और 4 सही है? बताइएगा। शाबाश, सी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। कोई कह रहे ऑल कह रहे हैं, सारे के सारे। सबसे पहली चीज देखिए भाई, पहला जिक्र है असोला भट्टी का। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है किसका हिस्सा है? जो हरियाणा के अंदर। तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का नाम आपने सुना होगा, जो अलवर के अंदर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो अलवर जो है इसी का हिस्सा है। हरियाणा के जो है कितने जिलों के अंदर ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा आता है? हरियाणा के 3 जिले हैं। कौन से हैं? नूह है, मेवात है, और नूह है, गुड़गांव है, और फरीदाबाद है, ठीक है। कौन से हैं? नूह, फरीदाबाद, और तीसरा कौन सा है? गुरुग्राम। इन 3 जिलों के अंदर जो है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है ये इसका हिस्सा पड़ता है। और इसको जो क्या कहा जाता है? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो इसको क्या कहा जाता है? 3 जिले हरियाणा प्रदेश के हैं। कौन से हो गए? मेवात हो गया, गुड़गांव हो गया, और फरीदाबाद हो गया, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके जो है 1 किलोमीटर का क्षेत्र है जो, ठीक है। 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र जो है इसका, उसको क्या घोषित किया गया? पर्यावरण के संदर्भ में संवेदीय क्षेत्र इसको घोषित करने का काम किया गया। बात बिल्कुल सही है। नंबर 2, हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व है। या उर्तक की बात जो है, साहिल भाई कोई बात नहीं, आप आज भी ठीक बता दोगे, कल ठीक बताया था तो आज आपने मिल जाओगे किताब यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो कौन सा सुमित नहीं लेगा तो तन दे दूंगा बेटा। हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व है। तो 2 संरक्षण रिजर्व हरियाणा के अंदर कौन से है? बताइएगा शाबाश। बिल्कुल सही उत्तर है सरस्वती। पहले नंबर पर कौन सा हम कराएंगे? सरस्वती, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा जिला में पड़ा है? कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोनसर जंगल के नाम से भी इसको, सरस्वती वाले को किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल के नाम से जो है इसको जानने का काम किया जाता है। टोटल जो है 4452 हेक्टेयर के अंदर जो है कितना है? 4452 हेक्टेयर। पॉइंट में मिलेगा थोड़ा बहुत, इतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है आपने याद रखना, दूसरा कौन सा है? बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। सुरक्षित रिजर्व की बात है, जींद के अंदर है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का जिला कौन सा है? जींद के अंदर है। और हेक्टेयर की बात करूं तो 419 हेक्टेयर जो है, 419 हेक्टेयर जो है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य का क्या है? टोटल क्षेत्रफल है 419 पॉइंट समथिंग मिलेगा, थोड़ा मोटा और है 419.26 से 27% इतना अपना मिलेगा। अब देखो यूनो को है भाई 4872.11, ये भी इसमें जोड़ियो 44 और 4 48 हो गया। ये उत्तर बिल्कुल सही मिलने लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी सही है। छोटा चिड़ियाघर की स्थापना 1982-83 के अंदर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर की गई थी? भिवानी के अंदर करने का काम किया गया था। ये बिल्कुल सही है। छोटा चिड़ियाघर 1982-83 के अंदर स्थापना करी गई थी 10 एकड़ के अंदर। और ये हरियाणा का पहला चिड़ियाघर, इसका मतलब पहला तो हरियाणा का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर हो गया। और तीसरी बात याद रखनी, हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर भिवानी चिड़ियाघर है। तीनों चीज एक के अंदर होगी, ठीक है। तीनों चीज जो है एक के अंदर होगी। कौन सी होगी? पहली है हरियाणा का सबसे पहला चिड़ियाघर भिवानी के अंदर, सबसे पुराना वो होगा। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है? भिवानी चिड़ियाघर जो है कितने एकड़ के अंदर ये बना हुआ है? तो 10 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 2 पार्क बनाए गए, ईरण और बालू पार्क, ठीक है। 1982 के अंदर इसके अंदर ईरण पार्क बनाने का काम किया गया था। और इसी के अंदर 1983 के अंदर जो है बालू पार्क बनाने का काम किया गया था, ठीक है, बालू पार्क। इसके बाद 3 चिड़ियाघर हरियाणा के अंदर फेमस है या मुख्य रूप से है। दूसरा चिड़ियाघर कौन सा है? हरियाणा प्रदेश के अंदर बताने का काम करेगा शाबाश। भिवानी वाला हो गया। दूसरा कौन सा है?
बिल्कुल सही है। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर, रोहतक जिले के अंदर सबसे बड़ा चिड़ियाघर है हरियाणा के रोहतक के अंदर। कब बना था वो? हरियाणा के रोहतक के अंदर जो है 1985 1986 के अंदर चिड़ियाघर बना था, और उसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना, 41 एकड़ है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कौन सा? रोहतक जिले के अंदर है। तीसरा एक पिपली के अंदर है, छोटा चिड़ियाघर है, लगभग 26-23 एकड़ के अंदर है। तो भाई ये सारी बात सच्ची है, बात समझ में आएगी। असोला बट्टी सरिसी के वन्य जीव अभियान का हिस्सा है। नूह, फरीदाबाद, गुड़गांव 3 जिलों की सीमा इसके साथ में लगती है, और इसको जो है 1 किलोमीटर तक संवेदीय क्षेत्र घोषित किया गया है। 2 सुरक्षित रिजर्व हरियाणा के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर है। सोनसर जंगल के नाम से 4452 हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। दूसरा बीरबारा जींद के अंदर है, जो बंदरों के लिए फेमस है। 419.26 जो है हेक्टेयर इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो टोटल मिला के इतना होगा 4872 पॉइंट के। यह भी बात सही है। छोटागढ़ की स्थापना 1982-83 में करी गई थी। हरियाणा का पहला, हरियाणा का सबसे पुराना, हरियाणा का सबसे छोटा। 82 में उर्र करी गई थी हिरण पार्क की स्थापना। 83 के अंदर किसकी स्थापना करने का काम किया था? बालू पार्क की स्थापना करने का काम किया गया था। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक ठाक है। अगला प्रश्न देखिएगा, लचीला बलुआ पत्थर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है भाई। हाँ, लचीला बलुआ पत्थर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? बहुत बढ़िया शाबाश, सही उत्तर दीजिएगा। चरखी दादरी, सोनीपत, बहादुरगढ़ या फिर करनाल के अंदर पाया जाता है? बताओ शाबाश। बहादुरगढ़ का किला जो है, जिसको हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है, बहादुरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? हरियाणा प्रदेश का सिंह द्वार कहा जाता है। बहादुर सिंह ने उसको बनाने का काम किया था। अरे वो ही पूछा है इलना पत्थर का जिक्र हो रहा है। इसके इलना पत्थर के गणे नाम है, 2-3 जगह है इसका। देखो, संग ए तरजा, संग ए तरजा, लचीला, लचीला, इलना, नृत्यरत। ये 4-5 डाल का सौदा पूछ रखा इसका, ठीक है। इलना, नृत्यरत, डांसिंग वाला यार, नृत्य डांस एक के तो यार क्यों कंफ्यूज करने लग रहे अंकल जी यार, ठीक है। ये सारा के सारे। अच्छा, ये कौन से देश में पाया जाओ? खास तौर पर ये पत्थर जो 3 देशों के अंदर पाया जाओ है, ब्राजील, अमेरिका और भारत में सिर्फ दादरी के कलियाणा गांव के अंदर, चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर पाया जाता है। 3 देशों के अंदर ये पत्थर पाया जाता है, ठीक है। तो नाम कि में है जो संगे तरजा है, जो लचीला है, जो इलना है, जो नृत्यरत है, जो ब्राजील, अमेरिका, भारत, 3 देशों के अंदर लगभग जो है इलना पत्थर पाया जाता है। किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाने का काम किया जा रहा है? बताइए शाबाश। वो झील कौन सी है जिसके अंतर्गत जो है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाने का काम किया जा रहा है? बोलिए शाबाश। बस थोड़ी देर में प्रश्न पूछूंगा आपसे। मयूर झील है, चिल्ली झील है, धोज झील है या फिर बसई झील है? कौन सी झील के अंतर्गत जो है ये बनाया जा रहा है? फटाफट बताइएगा शाबाश। बोलिए। वो एक अंग्रेज थारे कर हरियाणा का ताऊ था, दोनों जने प्लेन में सफर करने लगे रहे। जब हरियाणा का आदमी अपना मेरा बड़ा चढ़ा के पेश करेगा बात ना, तो अंग्रेज ने पूछना है बोले क्या गिरा कर, बोले तू बता क्या गिरा कर। बोले मैं साइंटिस्ट हूँ। ये बूढ़न सोचा भाई अंग्रेज जे साइंटिस्ट हो गया। बोले तू क्या गिरा करता हूँ? बोले मैं इंजीनियर हूँ। बोले अच्छा इंजीनियर है, तो बोले मैं तेरे पे एक प्रश्न पूछ लूँ? ये बूढ़न सोचा कदे बेइज्जती हो जाए, बोले ना उससे पहले मैं पूछ लूँ तेरे पे एक प्रश्न। अंग्रेज ने बोला ना मैं पूछूंगा। बोला पूछ ले। अंग्रेज बोला न्यूक्लियर प्लांट किया हुआ है। ये बूढ़े ने के बराबर बेचारे ने न्यूक्लियर प्लांट का? बोला ना मैं पूछूंगा तेरे पे एक प्रश्न। बोला पूछ। बोला चर्च का घंटा बड़ा क्या था और मंदिर का घंटा छोटा क्या था? वो है अंग्रेज हैं ढूंढ के चुगरता चक्कर काट के अंग्रेज ने के बराबर इन बातों का? बोला मन कौन बेरा था उन्हें मैड मेरा रेप्टा। बोला साढ़े इतना घंटा का बेरा को पूछा है न्यूक्लियर प्लांट के बारे में? तो चलो भाई, मयूर झील के बारे में आपने बताना कड़ा कड़ा है। देखो, मयूर बहुत सारी झीलें हैं। अच्छा नु आज नहीं एक प्रश्न है भाई, एचएसएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा प्रदेश में कितनी झीलें हैं? तो 5 झील मानी एचएससी ने। नु तो गणीय झील है, लेकिन एचएससी ने झील कितनी मानी है? हरियाणा के अंदर टोटल झीलों की संख्या अकॉर्डिंग टू एचएससी 5 मानी है, ठीक है। देखो भाई, मयूर, धोज झील, पूनी झील, निहारिका झील,
बड़खल झील, ये सारी की सारी झीलें हरियाणा के किस जिले की झील है? तो याद रखना अपना फरीदाबाद जिले के झीलों का और जिक्र किया गया है। मयूर, धोज, खूनी झील, निहारिका झील, ये सारी की सारी हरियाणा के कौन से जिले की है? तो ये सारी की सारी फरीदाबाद जिले की झील है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बताओ शाबाश। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बताओ कमेंट करके कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछ रहे क्या है, कौन सी है? नंबर 2 पर चिल्ली झील। तो चिल्ली झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो चिल्ली झील हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। ठीक है, साल 1974 के अंदर जो है चिल्ली झील को पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, पर्यटन केंद्र के रूप में घोषणा 1974 के अंदर कर दी गई थी। दोज झील है या भी कड़की है, तो दोज झील भी फरीदाबाद जिले की है। ठीक है, अगली जो है बसई झील। बसई जो है एक क्या है? आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि बसई के है, आर्द्र भूमि है, जो हरियाणा के बसई वेटलैंड है, जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो कौन सी झील है? तो बसई झील जो है हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर है। ठीक है, देखो भाई बिल्कुल सही है कि हरियाणा की 3000 एकड़ के अंदर बनी हुई सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील जो है हरियाणा के गुरुग्राम की जो दमदमा झील जो है, ठीक है, दमदमा झील 3000 एकड़ के अंदर बनी हुई है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हरियाणा की किस झील पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, यह बात और बता दो। हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, यह बात और बताओ शाबाश। बिल्कुल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? दमदमा होगी हरियाणा की सबसे बड़ी झील, बिल्कुल तेरी बात मैंने मान ली। ठीक है, बसई होगी। भीमकुंड भी एक झील है, भीमकुंड या भी गुड़गांव की है, भीमकुंड। इसके अलावा गाटा, गाटा झील भी कड़क है, गाटा झील भी गुड़गांव की है। दमदमा, सुल्तानपुर, सोना, ये सारे के सारे कड़क है, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम झील की है। बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। बड़खल झील के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? दमदमा है। और सर्वाधिक पर्यटक हरियाणा के अंदर कौन सी झील के अंदर आते हैं? तो बड़खल झील जो है, बड़खल झील के अंदर हरियाणा प्रदेश में क्या आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक कौन सी झील में आते हैं? तो बड़खल झील के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटक हरियाणा प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क कौन सी झील के अंदर बनाया गया? तो आपने याद रखना ये कहां बनाया गया? तो चिल्ली झील। हरियाणा का जिला कौन सा है? तो हरियाणा का जिला फतेहाबाद के अंदर यह काम किया गया है। हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो किसको कहा जाता है? बस अभी वो प्रश्न पूछूंगा आपसे, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसके तुरंत बाद जो है प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जिसके तहत आपको हरियाणा ग्रुप डी की वो किताब मिलेगी 15 प्रैक्टिस सेट की। आप जो है भाई क्लास रुकन का तो खाना नहीं होना चाहिए, बस 1 सेकंड रुक जाओ। अगर रुक रही तो मैं चेक कर लूँ। जो मैं 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं इतना इस प्रश्न का उत्तर दो, मैं चेक कर लूँ कदे कि मैं को बीच में काचर को छेड़ तो नहीं गया विषय को। बस 1 सेकंड रुक जाओ भाई ना। ठीक लगा सौदा है, आधी आधी बार रुक जा रहा, किम बात नहीं, चल पड़ेगी बाकी इसी, कोई बात को नहीं। बताओ शाबाश, चलो कोई बात नहीं। बफरिंग हो रही है, कोई नहीं, करांगे इसका भी समाधान करांगे, थोड़ा चलाओ काम आ जाए उसने। ठीक है, देखो भाई हरियाणा में चो किसको कहा जाता है? देखिए शाबाश, गणित को नहीं होगी बफरिंग। देखिए, अरे बस यार 1-2 बार हो गई होगी तो कमेंट करके मेरा दिमाग आउट हो जाएगा, मैं टाले करते आ रहा हूँ शायद। देखो सबसे पहले क्या है? यमुना व गग्गर की नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान। इस मैदान को क्या कहा जाता है? 10 बार जिक्र हो लिया कम से कम, जलोढ़ मैदान कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मैदान कितने भाग के अंदर विस्तारित है? तो 93.76% जो है भाग के अंदर टोटल जो है गग्गर यमुना का मैदान है। इसमें से जो है समतल भूमि कितनी है? समतल जो है, समतल एरिया लगभग 68.21% के आसपास है। तरंगित मैदान इसमें से कितना है? तो तरंगित मैदान जो है 25.55% जो है तरंगित है, जिसमें बाड़ो क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो वाला मामला नहीं, पहाड़ी का जिक्र को नहीं हो रहा। ठीक है, अरावली का पथरीला प्रदेश, इसके बारे में फटाफट बताइए कि अरावली का पथरीला प्रदेश जो है के जुगाड़ है कड़ा कड़ा हरियाणा के कौन से हिस्से के अंदर पाया जाता है? अरावली का पथरीला प्रदेश हरियाणा के किस हिस्से के अंदर पाया जाता है? भाई इस मैदान की जो ऊंचाई होती है वो 300 मीटर से कम होती है। ठीक है, 300 मीटर से कम। अरावली का पथरीला प्रदेश हरियाणा के अंदर कड़ा पाया जाओ तो हरियाणा के
दक्षिण हिस्से के अंदर पाया जाता है। कड़ा पाया जाओ है अरावली का जो पथरीला प्रदेश जो है, दक्षिण हरियाणा जो है, दक्षिण हरियाणा के अंदर क्या पाया जाता है, अरावली का पथरीला प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, पथरीला मैदान अरावली के पाए जाते हैं। कड़ा पाया जाओ दक्षिण हरियाणा में। इनकी जो ऊंचाई जो होती है वो 225 से लेकर के और लगभग 500 मीटर तक होती है इसकी। ठीक है, 225 से लेकर के 500 मीटर तक जो है अरावली के पथरीला प्रदेश जो है, इसकी जो ऊंचाई जो कितनी है, 225 से लेकर के 500 मीटर तक होती है। उबड़ खाबड़ जमीन होती है और इसी के अंदर जो है कुलताजपुर आपने सुना होगा, जो सबसे ऊंची चोटी जो है डोसी की पहाड़ी जो है, इसी कुलताजपुर के अंदर है, इसी जगह के ऊपर है। ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि अरावली के पथरीले प्रदेश की तलहटियों में कौन सा मलबा जमता है, फटाफट बताइएगा। जो तलहटी जो होती है अरावली की पथरीले प्रदेश की, इसकी तलहटी के अंदर कौन सा मलबा जमता है, तो आपने याद रखना सैल नामक मलबा जमता। ठीक है, कौन सा मलबा जामा है, सैल नामक मलबा जामा। ठीक है, ये जो है उबड़ खाबड़ जमीन मानी जाती है। किसी हो है ये उबड़ खाबड़ जमीन जो है मानी जाती है अरावली का पथरीला प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गिरिपदीय मैदान में नदियों के द्वारा निर्मित खड्डा को कहा जाता है। गिरिपदीय मैदान जो है हरियाणा का जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला इस तरह का हरियाणा का, तो ये लंबी चौड़ी एक पट्टी है इस तरह के हरियाणा प्रदेश के अंदर, और टोटल जो है 25 मीटर जो है के आसपास 25 किलोमीटर तक की जो है आसपास की पूरी की पूरी अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, इन 3 जिलों के अंदर जो है। ठीक है, इन 3 जिलों के अंदर ये पूरी चौड़ी पट्टी है लगभग 25 किलोमीटर की। और इसी गिरिपदीय मैदान को बाबर भी कहा जाता है। बाबर किस मैदान को कहा जाता है, तो गिरिपदीय मैदान जो है इसको क्या कहा जाता है, बाबर भी कहा जाता है। ये जो गिरिपदीय मैदान जो है, बहुत सारी चीजें, इसकी 2-4 चीजें आपने याद रखनी है। ये जो मैदान जो है, इसी मैदान के अंदर ये जो गड्ढे जो होते हैं या फिर मिट्टी जो है, उसको नारायणगढ़ तहसील जो है, नारायणगढ़ के अंदर क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है नारायणगढ़ के अंदर। ठीक है, और जगाधरी तहसील के अंदर, जगाधरी के अंदर क्या कहा जाता है, जगाधरी, तो जगाधरी के अंदर क्या कहा जाता है, कंदी कहा जाता है। लेकिन नो पूछ रही कि पहाड़ी भाषा में जो इसी इलाके के अंदर, क्योंकि पहाड़ी इलाका हो गया, इसी इलाके के अंदर जो नाले नदी बह है, जो खड्डे जो बनाओ हैं, उन्हीं गड्ढों को या फिर खड्डों को क्या कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, चो कहा जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद निचरला कौन सा है, बाड़ू के टिब्बे। तो हरियाणा में बाड़ू के टिब्बे कड़ा पाए जाओ, लगभग जो हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है ना, जो राजस्थान से लगभग टच करता है, जिसमें हरियाणा का हिसार जिला भी आ गया, हरियाणा का सिरसा जिला भी आ गया बाड़ू के टिब्बों के अंदर, भिवानी भी आ गया, महेंद्रगढ़ भी आ गया। इसकी जो बाड़ू के टिब्बे जो होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 3 से 6 मीटर हुआ, कड़े कड़े 15 मीटर भी इसकी ऊंचाई हो जाओ है। यानी राजस्थान से जो हमारी सीमा टच करती है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, बाड़ू के टिब्बे। ये जो बाड़ू के टिब्बे हैं, इसके अंदर जो है क्या पाए जाओ, इस तरह देखो, टिब्बे यू बाड़ू का टिब्बा हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह ये जो खड्डे बन गए, जो ये खड्डे, इनमें के बन जाओ है पानी, बरसात के टाइम पे पानी भर जाओ है, और उस टाइम पे के वो झील बन जाओ, और वो अस्थायी झील कहलाओ है। और उन्हीं अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, ठूंठ या फिर बावड़ी कहा जाता है। यानी नो पूछ ले भाई, हरियाणा में बारिश के कारण जो है अस्थायी झीलें जो है कौन से इलाके के अंदर बनती है, तो बाड़ू के टिब्बे का जो इलाका उसके अंदर बनती है। किस एरिया में, राजस्थान का जो टच जो एरिया है, उस एरिया के अंदर जो है ये बनती है। लोहारू वाला इलाका आएगा सारा का सारा। तो चो जो है किसको कहा जाता है, गिरिपदीय मैदान में नदियों के द्वारा निर्मित खड्डे जो होते हैं, उनको पहाड़ी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, चो कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न है, जिस प्रश्न का सही उत्तर देगा जो भी बच्चा, उसको हरियाणा ग्रुप डी की जो है ये किताब 15 प्रैक्टिस सेट है अपनी जो तैयारी है उसको परखने का सुनहरा मौका। जो नया डी ग्रुप का सिलेबस जो आता है, उस नए सिलेबस के ऊपर 1500 प्रश्न है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सारा सौदा के, नेशनल जीके, हरियाणा करंट, नेशनल करंट, सारी चीजें के हैं। गला 1 साल का करंट अफेयर है, दोनों भाषाओं के अंदर है। तो अब जो है वो प्रश्न पूछता हूं आपसे, जिस प्रश्न का जवाब देने के बाद आपको ये किताब मिलेगी। चलिए भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही, फिर कहते नो को जी बफरिंग हो रही है जी, फिर रो करो। प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, हरियाणा की अरब सागर से दूरी कितने मील है, यानी अरब सागर हरियाणा से कितने मील की दूरी के ऊपर है, अरब सागर और हरियाणा के बीच की दूरी कितने मील है ये बताना है। अरब सागर और हरियाणा के बीच की दूरी कितने मील है ये आपने बताना है, मील में बताना है। अरब सागर और हरियाणा के बीच की दूरी कितने मील के अंदर है। वेरी गुड। किलोमीटर नहीं बताना है, मील आपने बताना है। अरब सागर पूछा, ये चीज ध्यान कर लियो, अरब सागर पूछा है,
अरब सागर और हरियाणा के मील पूछा गया कि कितने मील दूरी है। शाबाश, लगभग के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। जो सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी की ये बेहतरीन किताब है, एरर फ्री किताब है ये। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अभी तक किसी का भी सही उत्तर मुझे नजर नहीं आया है। किलोमीटर नहीं पूछा गया, किलोमीटर नहीं पूछा गया है, अभी भी सही उत्तर नहीं आया है किसी का भी। ये बता दे, लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप गूगल में सर्च कर चुके होंगे, लगभग 2 मिनट से ऊपर हमारी हो चुकी है। अब कोई बताएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, प्रश्न स्टोर हो चुका है। अरब सागर से हरियाणा की दूरी, अभी भी किसी ने सही उत्तर नहीं दिया है। 994 मील है, 994 मील, 994 मील। पॉइंटा में है, 1600 किलोमीटर के आसपास है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ अब नहीं मान्य होगा किसी का भी ये। एक दो और पूछ लेंगे, पे कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेगा किताब जरूर, 2 किताब दे के जाने, मैंने कुछ नहीं करना इनका। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा के अंदर प्रारंभ किया गया था? फटाफट बताइए शाबाश। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र जो है वो किस भाषा के अंदर जो है प्रारंभ करने का काम किया गया था? हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र किस भाषा के अंदर 27 दिसंबर 2021 को आईटीआई और इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया था? हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर, अंग्रेजी के अंदर, या फिर किसी में से नहीं? फटाफट बताने का काम करिए कि किस में से जो है हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र। अच्छा, इसका संपादन जो था हरियाणा तिलक का किसके द्वारा करने का काम किया गया था? हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र जो था इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? संपादक इसका कौन था? संपादक बताइए मुझे फटाफट, हरियाणा तिलक का कौन था? बहुत बढ़िया भाई, सबके उत्तर बिल्कुल सही आने लग रहे हैं। हरियाणा तिलक, बिल्कुल सही बात है। 1923 के अंदर जो है हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र बिल्कुल सही है, प्रारंभ करने का काम किया गया था। बट किसके द्वारा? 1923 के अंदर हरियाणा तिलक समाचार पत्र, सबके सही उत्तर है पंडित श्री राम शर्मा जो है हरियाणा तिलक समाचार पत्र जो है इन्हीं के सानिध्य के अंदर निकाला गया था 1923 के अंदर। ठीक है, 1923 के अंदर हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र जो है पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो है निकालने का काम किया गया था। उर्दू का ये समाचार पत्र था, साप्ताहिक उर्दू का समाचार पत्र था ये। ठीक है, साप्ताहिक था, उर्दू का समाचार पत्र था। ये भी पूछा जा चुका है कि कौन से उसका था, तो साप्ताहिक था। ये चीज अपना ध्यान रखनी है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किस महापुरुष का कथन है? एचएसएससी जेई सिविल के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि मुझे तो पूरे हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान की भूमि चाहिए, ये किसका कथन है? लोकमान्य तिलक का है, पंडित श्री राम शर्मा का, नेकीराम शर्मा का, या फिर सर छोटूराम का है? ये फटाफट बताइए शाबाश, एक एक करके ऊपर से लग जाते हैं। लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक के द्वारा क्या कहा था? सबसे पहले इस शख्स ने किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग इस बंदे ने करी थी। महाराष्ट्र के अंदर गणेश उत्सव प्रारंभ करने का काम भी इसी व्यक्ति को कहा जाता, इसी ने शुरू किया था। अंग्रेजों ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक या फिर दूत। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा था अंग्रेजों ने, या फिर भारतीय अशांति का दूत जो है वो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कह सकते हैं, दूत कह सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इन्होंने मांडले जेल के अंदर किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है? गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य नामक किताब जो है इन्होंने मांडले जेल के अंदर लिखने का काम किया था। अगला जो है श्री राम शर्मा, हाँ 1 अक्टूबर 1899 हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था एचएसएससी के द्वारा कि महात्मा गांधी के 5 सत्याग्रहों में भाग लेने वाला नेता कौन सा है? तो महात्मा गांधी के 5 जो सत्याग्रह थे, 5 सत्याग्रह में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित श्री राम शर्मा। 1923 के अंदर इन्होंने कौन सा निकाला था? हरियाणा तिलक नामक अखबार जो है साप्ताहिक उर्दू भाषा के अंदर निकालने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद जो है भाई अगला नाम आ जाता है किसका है? नेकीराम का। नेकीराम के द्वारा जो है बहुत सारी चीजें कही गई थी, लेकिन जो श्री राम जो है इसके 2 चीजें और आप लिख सकते हो।
दो किताबें और थी, कौन सी दो किताबें थी? हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास, और दूसरी कौन सी किताब है? तो नवरत्न और हरियाणा का इतिहास जो है, दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। नेकीराम शर्मा जो है, इनको हरियाणा का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है इनको। बहुत सारी चीजें इनके साथ में जुड़ी हुई है। जन्म इनका कहां पर हुआ था नेकीराम का? फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? इसी शख्स को कहा जाता है हरियाणा केसरी, बिल्कुल सही है। और क्या क्या जानते हो? एचएससी में बहुत सारे प्रश्न इनके पूछे जाओ हैं। हरियाणा केसरी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस नेता ने कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अंदर हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था? 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन जो है, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो है, उसके अंदर हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? नेकीराम के द्वारा किया गया था। हरियाणा केसरी जो है, हरियाणा केसरी के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। अंग्रेजों ने इनके भाषणों के ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगाने का काम कर दिया था। इन्हीं के द्वारा संदेश नामक समाचार पत्र 1930 के अंदर इन्हीं के द्वारा निकालने का काम किया गया था। इनके बुलावे पर महात्मा गांधी कहां पर आए थे? भिवानी के अंदर महात्मा गांधी 1920 के अंदर आए थे। किसके बुलावे के ऊपर आए थे? तो नेकीराम के बुलावे पर आए थे। इनकी बेटी की शादी थी, तो अंग्रेजों ने जो था बेटी को कन्यादान भी नहीं करने दिया बेटी की शादी के अंदर। तब जो है अंग्रेजों ने क्या किया? इनको लालच दिया कि आपको 625 मुरबे जमीन हम दे देंगे। तब इन्होंने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण हिंदुस्तान की भूमि चाहिए, 625 मुरबे मुझे नहीं चाहिए। लालच इनको डिगा नहीं सका था। जब इनकी जीवनी के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके बारे में किताब पढ़ रहे थे, तुरंत एक फोन करते हैं दिल्ली की रायसीना हिल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि मुझे केलंगा गांव के अंदर आना है और मुझे इनके गांव के दर्शन करने हैं। और उसके बाद हरियाणा का एकमात्र भिवानी जिला जिसके अंदर दो राष्ट्रपति आए थे। सर छोटूराम, किसानों के मसीहा, 24 नवंबर 1881 को जिस महान शख्स का रोहतक के अंदर जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान जो है नीली कोठी या फिर प्रेम निवास के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, सर छोटूराम का स्कूली नाम क्या था? बताइए साहब फटाफट। सर छोटूराम का स्कूली नाम, हाँ, 625 किले कह लीजिए या फिर 25 मुरबे। स्कूली नाम, सर छोटूराम का स्कूली नाम क्या था? जो अंग्रेजों ने स्कूल के अंदर जो नाम दिया था, जनरल रॉबर्ट था, ठीक है, जनरल रॉबर्ट। जनरल रॉबर्ट जो है सर छोटूराम का क्या था? स्कूली नाम था जनरल रॉबर्ट। कानून की पढ़ाई सर छोटूराम ने करता है। रिचपाल तो इनका बचपन का नाम था। कानून की पढ़ाई इन्होंने कहां से पढ़ी थी? आगरा से इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी करने का काम किया था। दो तीन उपाधियां हैं सर छोटूराम की, आपको ध्यान रखनी चाहिए, बार बार पेपर के अंदर आओ है। सबसे पहली उपाधि का मैं जिक्र करूं, वाओ माय गॉड, पूरा कर दूं, ठीक है। उपाधियों का जिक्र मैं करूं तो सबसे पहले इनको जो है उपाधि कौन सी उपाधि दी गई थी? फटाफट इनके उपाधियों के बारे में आप जिक्र करिएगा। सबसे पहले जिक्र आता है दीनबंधु की उपाधि। तो दीनबंधु की उपाधि 1922 के अंदर इनको दी गई थी। दीनबंधु, दीनबंधु जो है, दीनबंधु की उपाधि 1922 के अंदर दी गई थी। किस किस ने दी थी? एमजी लिख दिया, महात्मा गांधी और सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज और महात्मा गांधी के द्वारा छोटूराम को क्या किया गया था? दीनबंधु की उपाधि से 1922 में नवाजने का काम किया गया था। अगली उपाधि जो है सर छोटूराम को दी गई थी, वो कौन सी उपाधि है? रहबरे आजम। रहबरे आजम, ठीक है, रहबरे आजम, रहबरे आजम। और ये रहबरे आजम जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? हबीब उल्ला खान के द्वारा। हबीब उल्ला खान, हबीब उल्ला खान के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। सर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? 1937 के अंदर सर की उपाधि जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि से सर छोटूराम को नवाजा गया था, राय बहादुर, ठीक है। सर की उपाधि 1937 के अंदर, राव की उपाधि जो है राय बहादुर की उपाधि 1927 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। कौन सी पार्टी इन्होंने बनाने का काम किया था? 1923 के अंदर जो है एक पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी, फजली हुसैन के साथ मिलकर के, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी किसके साथ में मिलकर? तो फजली हुसैन जो है, फजली हुसैन के साथ में मिलकर इन्होंने कौन सी पार्टी बनाने का काम किया था? यूनियनिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? साल 1923 के अंदर जो इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया था फजली हुसैन के साथ में मिलकर। इनकी किताब का नाम क्या है जो सर छोटूराम के द्वारा लिखी गई किताब? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। द कशिश ऑफ इंडिया, ठीक है, द कशिश ऑफ इंडिया।
द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? सर छोटूराम के द्वारा लिखी गई है। फटाफट इनके बारे में एक एक लाइन जल्दी जल्दी फिर बता दूं, रिवीजन हो जाओगे आपकी बिल्कुल। मार्केटिंग बोर्ड घने काम हनु अगर सर छोटूराम के बारे में बताऊं यानी महापुरुषों के बारे में, तो एक क्लास तो एक एक महापुरुषों के बारे में लग जाओगे। ठीक है भाई, तो लोकमान्य तिलक जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी, गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी, भारतीय शांति का पिता अंग्रेजों ने कहा था इनको। श्री राम शर्मा जो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जन्म हुआ। तीन बातें आपने याद रखनी है। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास नामक किताब। नेकी राम शर्मा जो है श्री राम शर्मा 500 सत्याग्रह में भाग लेने वाला व्यक्ति। नेकी राम शर्मा के बारे में आपने याद रखना है कि जो बनारस अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर अधिवेशन करने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो है भाई और दो चार जो चीजें आपने बताई थी याद रख लियो। सर छोटूराम के बारे में जो बताइए सारे के सारे याद हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भाई। जाट गजट का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, 1917 के अंदर जो 1916 के अंदर निकाला करते थे वो। अगला प्रश्न देखिए भाई, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? अरे चला लो काम आज बफरिंग का, ये एडिट को नहीं लग रहा, नहीं तो मैं कर देंदा उसने। बफरिंग हो कोई बात नहीं, बिल्कुल बाखड़ा बांध के जना कर। मैं कहूँ 1 घंटा लग जाएगा अपना पूरा इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे तो। बताओ वैसे बस थोड़ी देर में एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर सूरजमल? तो जिक्र हमारे हरियाणा प्रदेश का हो रहा, तो हरियाणा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही अपना लेना पड़ेगा। ठीक है, एलएम के मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है भाई फिलहाल। तो हरियाणा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन जो था क्या हुआ था? शुरू हुआ था। एक प्रश्न बताओ कि हरियाणा के अंदर होम आंदोलन का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? हरियाणा के अंदर जो है होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट जिसके अंदर प्रमुख हुआ करती थी, हरियाणा के अंदर होम रूल आंदोलन जो है उसका प्रमुख नेता कौन था? फटाफट बताइएगा शहबाज। होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता। असहयोग आंदोलन जो है सभी को पता है 1 अगस्त 1920 को गांधी के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद जो है इस आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तय कर ली गई थी। और इसी के तहत जो है अक्टूबर 1920 के अंदर इसी आंदोलन को लेकर के अक्टूबर 1920 को पानीपत के मौलवी की अध्यक्षता के अंदर 1920 के अंदर हरियाणा के पानीपत के अंदर एक राजनीतिक सभा होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगली बार जो है आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी नेकीराम के बुलावे के ऊपर जो है वो कहां गए थे? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर गए थे। और वहां पर महात्मा गांधी के द्वारा या उस सभा के अंदर बहुत सारे लोग थे। लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा हुआ करती थी, अबुल कलाम आजाद थे, शौकत अली खान हुआ करते थे, सारे के सारे आए थे। और उस सभा को सुनने के लिए उस जमाने के अंदर लगभग 30,000 लोग उस समय उपस्थित हुआ करते थे। लेकिन नवंबर 1920 की घटना आपको जरूर याद करनी है। नवंबर 1920 को हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर एक रैली होती है, एक सभा होती है असहयोग आंदोलन को लेकर के। उसके अंदर प्रमुख रूप से सर छोटूराम जो थे, इसी रोहतक की सभा के अंदर सर छोटूराम शामिल थे। और इसके अंदर जो है सर छोटूराम थे, लाला लाजपत राय थे। एक भाषण दिया था इसी सभा के अंदर 1920 के अंदर। और उस भाषण से कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे आपस में गड़बड़ हो जाती है, वहां हाथापाई की नौबत आ गई थी। और इसी साल 1920 यानी सर छोटूराम जो है इन्होंने कांग्रेस से किनारा कब किया था? तो नवंबर 1920 के बाद जो है सर छोटूराम ने कांग्रेस की नीतियों में जो है आस्था या फिर विश्वास नहीं जताया। इसके बाद फिर उन्होंने 1923 के अंदर फजली हुसैन के साथ में मिलकर के कौन सी पार्टी बनाने का काम किया था? तो यूनियनिस्ट पार्टी बनाने का काम किया था। इसी आंदोलन के दौरान हरियाणा प्रदेश के एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाला मुरलीधर, का नाम आपने सुना होगा। ये जो लाला मुरलीधर जो है, लाला मुरलीधर के द्वारा जो एक उपाधि त्यागने का काम किया गया था, वो उपाधि कौन सी थी? राय बहादुर की उपाधि जो थी अंग्रेजों के द्वारा लाला मुरलीधर को दी गई थी। और राय बहादुर की उपाधि जो थी इसने क्या करी थी? छोड़ दी बगाया के मारी वाला, ले पकड़ो तारी उपाधि या कौन चंदी बने। और असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई आपसे पूछता है तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर शामिल थे। चलो भाई, बिल्कुल पलवल अंबाड़ा से इनका संबंध है। हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना को लागू करने का काम किया गया है? बताइए शहबाज। हरियाणा में गरीब लड़कियों के लिए किस योजना को लागू करने का काम किया गया है? अपनी बेटी अपना धन योजना, ये भी 25 दिसंबर 2021 को डीजल इंस्ट्रक्टर मैकेनिक के अंदर पूछा गया था। अपनी बेटी अमूल्य धन, अपनी बेटी अमूल बेटी या फिर इंदिरा सहेली योजना। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पिछली भी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको और अब वाले भी पीडीएफ दे दूंगा। चिंता, टेंशन मुक्ति, घबराने की किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत
नहीं होने चाहिए। अरे मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है भाई। बेटियां की सबने मेरा हरियाणा में के सारे टोटा हो रहा है। एक तो ताऊ खट्टरनू का मैंने छोरी बहुत पैदा करवाई थी, तो ताऊ चलो ले तो मानना है बे, तेरा योगदान है। भाषण दे था बोले हमारी सरकार के योगदान के कारण हरियाणा में 922 से ऊपर हजार के पीछे बेटियां पैदा होगी। ये के कैस का मैं कहो तो कहेगा भाई। अच्छे प्रयास है मैं दोनों को। और एक जना बिहार तक वो ले आया 80,000 में, 40 थोड़ा मौका भी दे आया। अनु बोले 40 फिर ले लियो, बोले अगला भी न दे दूंगा। अब 40 दे के लिया, भिन्नक तो रही भिन्न बात, 40 का जुगाड़ होया को नहीं। इतना में अभ्यारण सारा सौदा लांडा लेके खेचगी। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाओ, जो वहां सच्ची घटना है। गांव वाले जब मजाक उड़ाओ, ले बहू खड़ा गई है, ए, खड़ा गई है, स्वाद ले मेरा के मेरे यार विदेशी गाड़ी लिया था, बोले किस्त टूटती रहेगी, फाइनेंस वाले ठहके ले गए और के इलाज से। तो भाई ये किस्त टूटती रह जाएगी, नहीं तो पढ़ लो। मैं सीरियस होकर पढ़ाने लग रहा हूँ, नहीं तो नरी टूटती रहोगा किस्त, गारंटी है। गणे की टूट गया किस्त। वो योजना कौन सी है? अपनी बेटी अपना धन योजना, गरीब लड़कियों के लिए। मनोहर सरकार जो है, इसके द्वारा जो है ये योजना अपनी बेटी अपना धन योजना जो है, इसको शुरू करने का काम किया गया था 22 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को जो है अपनी बेटी अपना धन योजना जो है ये शुरू की गई थी। मतलब ये भड़क जो उनसे तैयारी करने जाओ नहीं, आधे छोरिया का करियर तो ओड़ा खत्म हो जाए है। लाइब्रेरी में बराबर में सोरी सीट पे बैठी हो, एक बार कहोगी एक्सक्यूज मी पेन देना, बस ओ तरीका है। डब्बा ही लैस क्या बगता है, अगले दिन 5-7 नु गोज मोरो टेंगे पाओगा नेट डाल के बाट देखा इसका कोई पेन समड़ा कोई बंद हुआ है। वो पानी पुणी बाथरूम उतरम जाओगे धक्का तो उसके बाद शायद देगा, पिन पाने का शायद देगा भाई स्याही छोड़ने लग गया, मेरा वाला ले लेगी पेन। बेटा तेरा वाला पेन तेरे दो ठीक से, कोई दम को नहीं बात मैं। वह तो फूल वाली गाड़ी में बैठ के बिक जाएगी, तो रोंदा अंडेगा क्यों लोगे? 22 जनवरी 2015 अपनी बेटी अपना धन ये योजना शुरू करी गई थी, और इसके तहत जो है पहली बेटी के जन्म के ऊपर कितने रुपए दिए जाते हैं? 21,000 रुपए हरियाणा सरकार क्या करती है? देने का काम करती है। कितने रुपए देवा है? 21,000 रुपए। ठीक है। करंट अफेयर की एक स्पेशल क्लास लूंगा भाई, चिंता ना करो, लगभग 4 से 5 घंटे की स्पेशल क्लास लूंगा। एक्सपीरियंस को नहीं भाई देखा हो रहा हमें के यार, है तो कदे पढ़िया भी कौन, सच्ची पूछा नहीं कदे लाइब्रेरी में आज तक 2 घंटे की भी सिटिंग कौन दी, कदे बैठा है कौन आज तक को 2 घंटे भी, आधा घंटा तो ज्यादा, आधा पौना घंटा ज्यादा कदे, मतलब कुर्सी बैठ के तो पढ़ना बहुत दूर की बात, सूते कौन बैठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये G20 में देखा को नहीं, नरेंद्र मोदी हाथ मिला था जो उनसे वहां को नहीं आ रही थी, विदेशी कैया की वहां आ रही थी, कटिंग नु एड तक के दौड़ दौड़े, मतलब बाल काले दौड़े कर रही थी, उनका लजवानू पूरा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, वह कर लियो। छत्तीसगढ़ के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए शाबाश। विकास लंबा बहुत बढ़िया, गजब की है भाई। जो बच्चे हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आज से लीसो ऐप के ऊपर, अभी मोहन सर की कॉल आई है, लीसो ऐप के ऊपर आप जाओगे, पोस्टर मिलेगा, एक कूपन कोड लगाना अपने लीसो 25। अगले आज और तड़का है जो है लीसो ऐप के 3-4 बैच है, सीजीएल का बैच है, इसके अलावा ग्रुप डी का बैच है, सिलेबस पूरा हो जाएगा, एक मैथ का बैच है, उनके ऊपर जो है लीसो 25 कूपन कोड यूज करोगे तो 25% अपना डिस्काउंट मिल जाएगा, खासतौर पर डी ग्रुप का बैच आप ले इसको हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल ये स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कड़ा कराया था, पश्चिमी बंगाल के अंदर कराया था। ठीक है। कल हिंदी की क्लास 5 बजे होगी, आदरणीय अभिमन्यु शास्त्री जी आपको 5 बजे मिलेंगे। ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है राष्ट्रीय स्वच्छता पेयजल का उद्घाटन पश्चिमी बंगाल के अंदर कराया गया था, जब इनकी माता जी की निधन हो गया था उसके बाद कराया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित क्षेत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम करिए। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, इसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सही विकल्पों पर गौर करिए, केवल कथन एक सही है,
केवल कथन दो सही है, ना पहला सही बोलिया ना दूसरा सही, और फिर नु कहा सारे सही हैं। बिल्कुल अभिमन्यु शास्त्री जी, कल 5 बजे हिंदी की क्लास होगी आपकी भाई, और 2-3 दिनों में साइंस की क्लास भी हो जाएगी। दोनों ठीक कह रहे हैं एक बच्चा। सुषमा स्वराज अवार्ड मिलना चाहिए बेटा तेरे को। ओहो, तो महिला ना मिला है। दोनों ठीक, दोनों ठीक, दोनों गलत। ये भी वादे आदे वो कर रहे हैं। अरे क्षेत्रफल बयानी में तो चरखी दादरी ने कौन काट दिया, के बच गया, सिरसा बच गया। इसका मतलब क्या है, गलत हो गया। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, फरीदाबाद है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो दोनों में क्या हो गए मेरे, गलत हो गए है बेटा पागल। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है, बताइएगा शहबाज। 2024 तक, 2027 तक, 2030 तक, या फिर कदे भी कौन बना दी। हिंदुस्तान के अंदर है ना, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं तो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जरा ट्रेन में लेटरिंग का मग्गा हो, नहीं मग, वो भी बांध के रखना पड़ा, बेल का गला है। और किसी भी देश में आप किसी भी दूसरे देश की ट्रेन देख लियो आप, उस पर गूगल पे क्या बोले यार, यूट्यूब पर सर्च मार के देख लियो, अपना पै भी जाए तो कड़ी भी अपना देश में जो मग्गा भी रखना पड़ेगा। और बैठे बैठे के करा किसी छोरी का पटा 65-44 से नुकान उसके पास कुआड़ के पास लेटरिंग मॉडल नंबर दिया होगा, और लिखा मुझे कॉल करें फलाने नाम दे देगा। उसने बेचारी ने तंग करा, नुए कौन मेरा तेरा नंबर पूरों में रहे आशिक ने नू दे दिया है, खिलाड़ी कसूते जमा। मैं घटना का जिक्र गणे ना ये बड़ा जुड़ा, पहले पुराने आगे तो मैंने कर दिया था, बता दी थी, दोबारा फिर बता दी जो नहीं मेरा। ट्रेन लेट बहुत हुआ, जब लेट हुआ गई तो 2014 की बात है, सुरेश प्रभु जब भारत के रेल मंत्री बने थे, चुम्बन भारत की लंबी दूरी की ट्रेन बुला ली, मतलब ट्रेन ना के जो ड्राइवर थे उनके कॉन्फ्रेंसिंग कर ली। बन्नू बताता मैं लेट क्या, तो बोले अब लेट के स्थिति करावांग, ब्याह थे आदमी हमने घर कदे सब्जी लेनी पड़ा, कदे किमें लेना पड़ा है। एक ट्रेन बिहार में लगभग 2 घंटे तक खड़ी रही, एक्सप्रेस ट्रेन। पूछा उसको स्पष्टीकरण मांगा उसका रेलवे मंत्रालय ने, बोलिया क्या था, नो बोलिया जी घर सब्जी ले जानी थी, मैडम मंगवाओ थी। तब वो सम्मेलन बुला के नो बोलिया तारा एक काम कर लो, फिर भाई घर काम करवाने तामे तारा खातर एक एक रेलवे का डी ग्रुप का कर्मचारी तारा घर गायल जाएंगे। बोले हाँ जमा ठीक से, कोई दिक्कत को नहीं। इब चुम्बन के चुम्बना के घर एक एक डी ग्रुप के नए छोरे लगे थे, वहां गए थी भी अपने। इब वहीं सब्जी ले आवा, वहीं मैडम जी ने बाजार में ले जाए, वहीं मैडम जी के कपड़े नहीं चढ़वाऊं, बस सारा काम भाई एक आधा छोड़ के लगभग काम सारा का सारा करवाए थे। इब आखिर में चुम्बन के चुम्बन बटले हो गया, सुरेश प्रभु ने बोले प्रभु हाँ मैं तुम्हारी आप पे सब्जी ले आऊंगे, आप पे कुर्ते धोवा लें, चुम्बना नटवा लो। हटाने पड़े भी, रेलवे क्या करेगा उसका। ठीक है, तो 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है करने का फैसला लिया गया है। ये सच्ची घटना है, झूठ को नहीं मैं कितने सोचा हूं आपका दौर तो बना हुआ। 2030 तक हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, बताइए शाबाश। हाँ ग्रुप डी वाला खातर मौज है, बता रहे खातर करा इसी जगह ड्यूटी लागेगी तारी, बताइएगा शाबाश भाई। हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश पड़ता है, वो जिला आपने बताना है। विकास लांबा बिल्कुल सही तैयारी है आपकी, बिल्कुल सबसे पहले सही उत्तर आपने दिया है। पूर्व में उत्तर प्रदेश है, देख लो पूर्व में उत्तर प्रदेश, इधर ये देखो हरियाणा का मैप का बीचों बीच ना, मैप डाउनलोड कौन कर रखा जे कंदे हो तो 1 मिनट में करके दिखाई दो, जो मैं 1 मिनट रुक जाओ, अपना चाल पड़ा नहीं ए उरे दिखाई दो, 1 सेकंड रुक जाओ बस, ये पाए जगह देखो बोलो कौन के कदे भी, 1 मिनट रुक जाओ बस, ये तो और एक में लिख यार। हाँ देखो यूरिया, यूरिया देखो ये सही दिखा सब ना, यूरा करनाल जिला है। ठीक है, अगर बीच में नू देखना दिशा का बारे में चक्कर लाना, इसका बीचों बीच नु कर लियो, ये तो डाउनलोड करके ले जाना पड़ेगा, बड़ा काम कौन चलता कौन होता, कर तरक्कत करके ले आऊंगा अपने कौन डाउनलोड होने में जुगाड़। ठीक है, उसका बीचों बीच नू निशान लगा लिया, ऊपर में कौन सी दिशा हो, सबसे ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, पैन पूर्व में, और उरा कौन सी हो गया, पश्चिम में होगी दिशा। ठीक है, के पूछ रहे क्या उत्तर पश्चिम में,
उत्तर पश्चिम के अंदर पूछ रखा है कि कुरुक्षेत्र जिला, तो उरा कौन सा जिला हो गया? कुरुक्षेत्र जिला हो गया। और पूर्व में जो जिला बच गया उरा के है उत्तर प्रदेश है, तो कौन सा बच गया? करनाल बच गया। अजनबी का के लगवाना है? रेलवे में लगवाना है, कड़ा लगवाना है अजनबी? आके ड्राइवर का घर लगवाना है? बीच में ऐड कैसे आ रहे? अजबेरा ने भाई यूट्यूब देव के कर है। हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, बेचने और खरीदने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? 25 दिसंबर 2021 को आईटीआई प्लास्टिक ऑपरेटर के है, इसमें पूछा गया था। अरे प्लास्टिक ऑपरेटर भी हो आईटीआई में? बताओ बस बस। वेरी गुड भाई, अमन सही उत्तर दिया है, सबने सही उत्तर दे रखा। चलो सबसे पहला देखो पिहेवा, पृथुदक प्राचीन नाम है। इसके अलावा पेवा भाई, हरियाणा का गया किसको कहा जाता है? तो हरियाणा का गया जो है किसको कहा जाता है? इसी को हरियाणा का गया कहा जाता है। लब एक बार ठोकियो, सारे लाइक करियो, 1200 तो गिर रहा है, लाइक जमा कम है। चलो भाई उत्तर दो फटाफट इसका, और लाइक कर दो सारा के सारे ही पहुंचेंगे 1200। हरियाणा का गया जो है किसको? प्योर 12 से है, फेक फाक कुने अपने, नहीं तो 20 रुपया में 100 ब्रांड 150 फेक लाइक जे है। लेकिन तड़कन व्यू देखा जब मेरा पड़ जाए, व्यू कम पाओगे, ऊंचा 5000 लाइव चला ले। हरियाणा का गया किसको कहा जाता है? पेवा जो है, पेवा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया कहा जाता है। अच्छा इसका जिक्र कड़ा कड़ा है सकंद पुराण के अंदर, इसका जिक्र कड़ा है सकंद पुराण के अंदर जिक्र है। इसका जिक्र वामन पुराण जो है, इसका जिक्र वामन पुराण के अंदर है, सकंद पुराण के अंदर है। मार्कंडेय पुराण जो है इसके अंदर जो है किसका जिक्र है? पेवा जो है, पेवा का जिक्र और सारा है वामन में, मार्कंडेय के अंदर। ठीक है। अच्छा दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पेवा के अभिलेख के बारे में आपने बताना है। पेवा अभिलेख जो था, पेहवा अभिलेख के बारे में, बिल्कुल लघु हरिद्वार पांडु पिंडारा को कहा जाता। पेहवा अभिलेख किस राजा का था? प्रतिहार राजा भोज का था। पेहवा अभिलेख किसका था? पेहवा अभिलेख, तो पेहवा अभिलेख जो है प्रतिहार राजा भोज। ठीक है, प्रतिहार राजा भोज जो है उसका अभिलेख था। इसके अंदर क्या बताया गया है कि पेवा जो है सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता, पेवा व्यापारिक केंद्र हुआ करता, पेवा में घोड़े चलिया करते, सारा डाल का सिस्टम पेवा के अंदर हुआ करता। तो इसके ऊपर जो है पेवा के अंदर क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। ठीक है। हरियाणा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू करी है? बताइए शाबाश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू करने का काम किया है? जो भी बालक डी ग्रुप की तैयारी करना चाहो, लीसो ऐप के ऊपर आज और तड़का 2 दिन 25% डिस्काउंट है। लीसो 20 कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हैं सीजीएल के बैच में भी। भू आवासीय भू अधिकार योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू करी गई है? सुमित गणगस, बहुत बढ़िया वैसे आवास, बहुत बढ़िया, सबके उत्तर बिल्कुल। हरियाणा, रिंकू, वेरी गुड वेरी गुड, सबके बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल भाई बहुत अच्छे। गलत उत्तर है ये मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की योजना है। ये किसकी है? शिवराज सिंह चौहान सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश की सरकार की, अपनी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चौरंगी नाथ किस नाम से जाने जाते थे? बताइएगा शाबाश भाई। सिद्ध पुरुष के नाम से, भगत पूर्ण के नाम से, महामंडलेश्वर के नाम से, या फिर संत कवि के नाम से? नाथ संप्रदाय के जो किसके नाम से जाना जाते थे? फटाफट बताइएगा शाबाश। संत चौरंगी नाथ के बारे में। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। जिसके पास भी किताब नहीं है, जिन्हें जीत ली उनको मिल जाएगी, बाकी आप जो है बुक डिपो के ऊपर जाके किताब आप खरीद सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगी। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलेगी। तैयारी परखने का बेहतर मौका है। जो नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, साथ में 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर के मुख्य मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आपने मिल जाओगी। अब एक प्रश्न पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसको ही उत्तर दिया जाएगा। पहले पूर्णमल की स्टोरी बताई दूं, जो मैं थोड़ी ही 1 सेकंड लूंगा। भगत पूर्णमल का नाम सुना है? इसका बाबू जो था, सालवान स्त्रियां का नाम था, ब्याह हो गया, बालक को नहीं करते, उम्र होगी चौखी, तो इसका जो इर्द गिर्द राजा के नोबलिया ब्याह कर ले, दूसरा ब्याह कर लिया, सूत बैठिया बटा, दूसरा का ब्याह को नहीं। फिर अट के फिर पहली रानी कहानी देखने लगा, बोलिया तो कि मैंने कर सका है। सुलेमान का बेटा, हाँ राजा सुलेमान, तो को यज्ञ याग करवा लिया। यज्ञ करवाने तक क्या हो गया, कई साल पाछर छोरा जैम गया, पूर्ण जैम गया, पूर्ण नाम धरतिया। वहां आथू देख के उसके पुजारी बुजुर्ग ने बोले 12 साल तक तना मिला, इसका मुंह कौन देखना? बाप उसती बोले राजा ने, इसके बापू ने, राजा सुलेमान ने।
बोले क्या था? बोले बहुत तेजस्वी बालक से। बोले अब कौन देखा है था मैं कहो तो के हुआ 12 साल तपस्या करके फिर महल में आया नहीं। इब राजा बूढ़ा तो पहले ही हो रहा था, मसासरी तो सिस्टम बनया था, छोरा हो गया। इब 12 साल में तो और बूढ़ा हो गया। माँ जो थी उसकी माँ दौरा गया, माँ के पैर नुच कर लिए। इसकी मौसी थी जो सी मतलब ब्याह के लिया था नूना दे। वाह ले हैं पूर्ण, बहुत सुथरा था पूर्णमल का, बहुत तेज था चेहरे के ऊपर, समझ गए होंगे ऐसे। बोले ए मौसी मेरी माँ हाथों छोड़ दे मने, बख्श दे। क्रिया चरित्र आपने सुना होगा। नूना दे मैंने को नुबलिना, नहीं तेरे बाबू आ गए गड़बड़ हो जाएगी। ओ मैंने को नुबलिया मैं तो जाऊं। उसका बाबू आगे नु मिली, राजा सुलेमान आगे बोले ये तो नीच से गंदा है, करेक्टरलेस है, फलाना है देखड़ा है। बोले अच्छा यह बात से। अरे 12 साल खागड़ तपस्या करके आ जंगला में रहा। एक उसका जो राज दरबार था, बोले 12 साल तपस्या करी जंगला में रही। बोले मेरे तो रंदा तो उसकी मैं तसल्ली कर लेंदा, 12 साल जो सा बापिया का बीच में रहा उसकी तसल्ली को कर करूं। बोले मार दे उसने। वो मारने लगे जब उती कुओं में फेंकने लगे, नहीं तो एक जल्लाद था उसने दया आएगी नु बोले रहने दो। ओके करे वो मारिया को नुक्का ने छोड़ दिया। उड़े को बाबा गोरखनाथ जाओ थे उनने कैड के ले आए। अब फिर दोबारा तो घनी लंबी स्टोरी है। फिर दोबारा तय एक जगह भिक्षा मांगन भी गया। वह लुगाई हुआ जो वह रानी थी वह कह रहा थी कोई भी भिक्षा मांगन आ गया उसके लिए नू नेड़ तैर के नू छोल के नू भगा दिया करती। पूर्णमल बोलिया मैं जाऊंगा वो पक्का उड़ दो। ये बोड़ा जाए गया। वो बोले नू तो बता दे रानी। बोलिया तो मारा क्या था है। बोलिया मेरा ब्याह एक ईसा आदमी के होना था। बोलिया जो राज परिवार का बेटा हो और बाबा बन रहा हो। पूर्णमल का तो नू सुन दे पसीना आ गया, नूना देता पेंडा छुटाया गया था मौसी तैड़ आएगी। बच बचाया गया उड़ता लिकड़ गया। हुआ मैर थी बहुत तो था, गजब का व्यक्ति था, नाथ संप्रदाय का। हरियाणा के रोहतक के अंदर मस्तनाथ का जो बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा जो था। हरियाणा के अंदर जो है हिंदी का प्रथम साहित्यकार इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का हरियाणा का हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसको कहा जाता है? भगत पूर्णमल को कहा जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है इनको जो है क्या है, इनका नाम का मेला लगता है। ठीक है। और नाथ संप्रदाय का कपूरी धाम, फटाफट बताइए कि कौन से जिले के अंदर है नाथ संप्रदाय का कपूरी धाम? एक बात सुन की है रे, आज का टाइम पे पूर्णमल और उसकी मौसी नूना दे उसा काम जे आज का टाइम पे हो जे नहीं नुको है न्याल हो गए अगर नाटक नहीं। वो जमाना और था जदे आज वो भगत पूर्णमल है जहन ताज तसल्ली कौन रहे सिस्टम की। तो चरखी दादरी के अंदर बहुत बढ़िया भाई कड़ा है, सीडी लिख दिया। चरखी दादरी के अंदर नाथ संप्रदाय का कपूरी धाम कड़ा है चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? जमा टॉप का प्रश्न है भाई। बिल्कुल चरखी दादरी मैं कहूँ आंटी, ओ आंटी के बेबे लिख गया बोल मैं कदे तड़का उलाना देना है हमारे घर। बताओ शाबाश। नाथ संप्रदाय की बारामासी नदी। चलो भाई, अब वो प्रश्न पूछता हूं आपसे, जो भी बच्चा उस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसको ये बेहतरीन किताब आपको गिफ्ट के रूप में आपके घर के ऊपर भेज दी जाएगी। पूछ लूं? पूछ लूं त्यागी हैं? बाहर स्टूडियो में दो तीन बैठे नुगा जे बोतल तो अंग्रेजी के देंदे तो मास्टर जी बोला मैं बता दूंगा उत्तर नहीं आप बोला किताब खातर तो बता देगो नहीं। प्रश्न थोड़ा सा यो कोनी प्रश्न जो लिख रखा है यो कोनी, यो कोनी प्रश्न के पूछूं? पूछ लूं? टफ क्वेश्चन कुछ इजी हल्के क्वेश्चन पूछा करो। चलो भाई, जमा या आसान प्रश्न पूछूंगा फिर एक बार। अरे पहले अपनी जो है जिक्र भी ओढ़ा है अपना, पहले अपना जिक्र भी ओढ़ा है उस प्रश्न का एक बार और पूछा गया है। पूछ लूं? प्रश्न यो है, दरसदेवती नदी का नाम किन्होंने गोरा रखा था? यानी गोरा से दरसदेवती जो था किसने रखा था? दरसदेवती नदी जो है उसका नाम पहले गोरा हुआ करता, वो नाम किसने बदला था?
दरसदवती नदी जो है उसका नाम पहले गोरा था। गोरा से दरसदवती किसने बदला था नाम? बहुत बढ़िया वैसे आवाज। अनिल कुमार बोरिया, ये नाम याद रखना, अनिल कुमार बोरिया। दरसदवती नदी का नाम ऋग्वैदिक कालीन नदी है, और इसका नाम पहले दरसदवती गोरा हुआ करता था, उसके बाद इसका नाम दरसदवती रख दिया गया। वो नाम किसके द्वारा रखा गया था? एक शख्स ने सही उत्तर दे भी दिया है, गोरा से दरसदवती, गोरा से दरसदवती। आर्यों के द्वारा यह नाम बदला गया था, आर्यों के लिए। तो अनिल कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है। अनिल कुमार, आप 90 509 61 500 मेरे नंबर के ऊपर जो है मुझे व्हाट्सएप, आपका आधार कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कल आपकी किताब निकल जाएगी, ठीक है? अनिल कुमार भोरिया, बधाई हो बहुत बहुत, आप आज के विनर हैं। आर्यों के द्वारा जो है सरस्वती नदी जो है, गोरा जो थी, गोरा को सरस्वती नदी उसका नाम रखा गया था, ठीक है? अनिल कुमार भोरिया, आप आज के विनर हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है? अच्छा भाई देखो, 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी। अनिल भाई, नहीं तो उम्मीदवारी कैंसिल हो जाओगी, दूसरा नंबर आलन दे दूंगा। आज अपना एड्रेस भेज दिए, ठीक है? कल तेरी किताब लिख जाओ। लिखता लिखता रह गया जीएमएस कटकट, कोई नहीं बेटा, तड़कत देवा इतना। देखो भाई, सबसे पहले दोहन नदी का जिक्र हो रहा है, ठीक है? दोहन नदी, तो दोहन नदी के बारे में 5 4 चीज अपन ने कल भी जिक्र किया था। गणाहा विशेष चीज है, कोनी बिराबर राजस्थान के नीम का थाना है, जयपुर की पहाड़ियां से निकला है। बस 2 3 बात दोहन नदी के आपने याद रख लियो कि भृगु ऋषि का नाम सुना होगा। भृगु ऋषि की पत्नी हुआ करती, इसका नाम था पोलिमा। नो कहा कि पोलिमा रोन लग गई, और पोलिमा के आंसुओं से जो है यह नदी लिकड़ी थी, ठीक है? बस यह बात याद रख लियो इसका। दूसरी चीज भाई, प्राचीन नाम इसका क्या है? किदवंती, किदवंती, बस इसका प्राचीन नाम याद रख लियो, ठीक है? राक्षसी नदी, इसी राक्षसी नदी जो है, राक्षसी नदी को किताबुल हिंद का जिक्र अड़ा करता है क्या है? देखो, शिवालिक की पहाड़ी जो है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है पागल बकवास करे। बिल्कुल, यमुनानगर में बहती है, यमुनानगर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाती है, कुरुक्षेत्र के लाडवा में जाती है, और कुरुक्षेत्र के लाडवा के बाद ये नदी जो है इस चोटांग नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है? चोटांग नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है, ठीक है? इसके बाद अगली कौन सी है? चोटांग कह लीजिए आप इसको, दरसदवती कह लीजिए इसको आप, गोरा नदी कह लीजिए आप। ऋग्वेद में ही इस चोटांग का नाम क्या है? ऋग्वेद में इसका नाम गोरा है। बाद में आर्यों ने बदलकर इसका नाम क्या कर दिया था? दरसदवती नदी करने का काम कर दिया था, ठीक है? सिसवाल सभ्यता इसी नदी के किनारे है, सिसवाल सभ्यता इसी नदी के किनारे है। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदौरी नदी का प्राचीन नाम है अंशुमती नाम है। इंदौरी किले के पास से गुजरने के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है? इंदौरी नदी कहा जाता है, ठीक है? कहां से निकलती है? नू की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है? कड़ से निकला है, नू की पहाड़ियों जो है, नू की पहाड़ियों से इंदौरी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। हरियाणा के कौन से जिलों के अंदर बहती है? नू में बह है, रेवाड़ी में बह है, गुड़गांव के अंदर बहती है, इसके अलावा झज्जर के अंदर बहती है, ठीक है? इतनी बात आपने याद रखनी। तो 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी हरियाणा प्रदेश की कौन सी है? दोहन, ठीक है? दोहन जो है गैर बारहमासी नदी है। हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद के अंदर बनाया गया था। फटाफट बताइएगा, एचएसएससी मार्केटिंग असिस्टेंट में पूछा गया था 2021 में। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, गुरुद्वारा राजघाट, टोपियों वाला गुरुद्वारा, या फिर गुरुद्वारा पातशाही, पटशाही लिख रखा, पातशाही होगा, बताइएगा शाबाश। कौन सा गुरुद्वारा? सबसे पहले गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब कड़ा पड़ा है, गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब हरियाणा के अंबाला के अंदर पड़ता है। सिखों के 8वें गुरु हुआ करते थे गुरु हरि किशन।
हरि कृष्ण कह लीजिए, हरि कृष्ण कह लीजिए। गुरु हरि कृष्ण की याद के अंदर जो है सिखों के 8वें गुरु गुरु हरि कृष्ण की याद के अंदर गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब जो है बनाया गया था। और वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। कहते हैं कि दिल्ली जाते समय जो है 8वें गुरु गुरु हरि कृष्ण जो है यहाँ पर क्या थे? रुके थे। ठीक है। उसके बाद जो है अगला गुरुद्वारा कौन सा है? राजघाट गुरुद्वारा। ऐसी एक मान्यता है कि 1702 या फिर 1703 के अंदर जो है 1702 या 3 के अंदर जो है सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, यहां पर वो जो है किसके अवसर पर आए थे? तो ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर के ऊपर जो है कुरुक्षेत्र में लगा ब्रह्म सरोवर के ऊपर सूर्य ग्रहण, तो उरा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के सूर्य ग्रहण का जो मेला जो था वो देखने के लिए आए थे 1702 या 1703 के अंदर। और उन्हीं की याद में आज जिस जगह के ऊपर वो आए थे, जहां पर विश्राम किया था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर गुरुद्वारा राजघाट है, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की स्मृति के अंदर बनाने का काम किया था। ठीक है। इसके बाद जो है टोपियों वाला गुरुद्वारा, हरियाणा का एकमात्र गुरुद्वारा जहां पर गुरुबाणी और दूसरा जो है गुरुबाणी और रामायण के पाठ जो है, गुरुबाणी और रामायण जो है, गुरुबाणी और रामायण के पाठ जो है वो किए जाते हैं। हरियाणा के कौन से जिले का ये गुरुद्वारा है? तो हरियाणा के कैथल जिले का टोपियों वाला गुरुद्वारा है, जहां पर गुरुबाणी और रामायण जो है दोनों के पाठ जो है क्या किए जाते हैं? एक साथ किए जाते हैं। ठीक है। इतनी बात आपने याद रखनी। तो गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब अंबाड़ा के अंदर सिखों के 8वें गुरु गुरु हरि कृष्ण जो थे दिल्ली जाते टाइम उरा रुके थे। ठीक है। गुरुद्वारा राजघाट के अंदर सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जो है 1702-3 में आए थे सूर्य ग्रहण के अवसर के ऊपर। उन्हीं की याद में गुरुद्वारा राजघाट बनाया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जरा गुरुबाणी और रामायण का पाठ एक साथ होता वो कड़ा है कैथल के अंदर है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने पीडीएफ मिल जाओगी। टेंशन चिंता घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का वो कौन सा शहर है जिसे मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल कहा जाता है? और यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर भी रहा है। यानी ऐसा हरियाणा का शहर कौन सा जो हरियाणा के 3 मुख्य पूर्व में रहे मुख्यमंत्रियों की जन्म स्थली है, उसका आपने नाम बताना है। बिल्कुल सही है भाई। मुक्केबाजी का हब किसको कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है? हरियाणा के भिवानी जिले को कहा जाता है। लेकिन अब जो है ये 2 मुख्यमंत्रियों के जन्म स्थली रह चुकी है। किस किस की? 1927 के अंदर भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर जन्म है चौधरी बंसीलाल की। और इसके अलावा जो है बनारसी दास गुप्ता, जो भिवानी के मानेड़ू गांव के अंदर जो है बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ था 1917 के आसपास की बात है ये। 2 रह गए। तीसरा मास्टर हुकम सिंह, क्योंकि पहले चरखी दादरी इसी का हिस्सा हुआ करता था। चरखी दादरी के फोगाट परिवार के अंदर जो है मास्टर हुकम सिंह का जन्म 1926 के अंदर हुआ था। अब वो चरखी दादरी में चला गया, इसलिए 2 हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के जन्म स्थली जो है जिला कौन सा रह गया? भिवानी रह गया। लगभग जमा टॉप का प्रश्न आ गया। हरियाणा के निम्न में से मुख्यमंत्रियों को काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इनू सजाने हैं सबसे पहले, उसके बाद अड़ा कौन सा है? बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल 26 सितंबर 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न था ये। सबसे पहले देखने की बात करिएगा, पहली चीज बताओ शाबाश, उत्तर बताओ इसका। वेरी गुड। सबसे पहले एक न पकड़ के लीजिए। सबसे पहले चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के 41 साल की उम्र में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे 1968 में। ठीक है। 1968 के अंदर युवा मुख्यमंत्री बन गए। 68 से लेकर के लंबे समय तक साल 1975 तक बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपातकाल ला दिया था इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को। इसी समय 1975 में इंदिरा गांधी का बंसीलाल जो थे वो भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर गए हुए थे। दिल्ली से एक फोन चंडीगढ़ आता, चंडीगढ़ के अंदर बंसीलाल के घर लैंडलाइन फोन के ऊपर एक फोन बजता है और फोन करने वाला सामने वाला ये बताता है कि आप तुरंत चंडीगढ़ आइए, इस्तीफा दीजिए और केंद्र में आपको पुकारा गया है। तब उन्होंने इस्तीफा दिया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाते उनको भारत का रक्षा मंत्री बना दिया। यानी आपातकाल जो है, आपातकाल में भारत के रक्षा मंत्री हरियाणा का कौन सा नेता बना था? बंसीलाल को बनाया गया था। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या हो जाता है? और पद खाली हो जाता है। पद खाली हो गया तो कोई ना कोई आओगा। तो इसके बाद हरियाणा प्रदेश का जो अगला मुख्यमंत्री बना था वो कौन बना था? मानेड़ू गांव के अंदर जन्मे बनारसी दास गुप्ता, जिसको हम बीडी गुप्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बनारसी दास गुप्ता एक किताब लिखी थी पंचायती राज क्यों और कैसे।
पंचायती राज क्यों और कैसे नामक किताब लिखी थी। इसके अलावा हरियाणा केसरी नामक पत्रिका वो निकालने का काम किया करते थे। 1958 में साप्ताहिक पत्रिका भिवानी से निकालने का काम किया था। तो बनारसी दास गुप्ता जो है वो 1975 से 1977 तक जो है, ठीक है, आपातकाल के दौरान 1975 से लेकर के 1977 तक आपातकाल तक जो है वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपातकाल से पहले बंसीलाल थे, 68 से 75 वो रहे। 75 में अब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी के खासम खास थे, इंदिरा गांधी ने ऊपर बुला लिया, केंद्र में रक्षा मंत्री बना लिया, पद खाली हो गया मुख्यमंत्री का 75 में। इसके तुरंत बाद जो है बनारसी दास गुप्ता को पद के ऊपर बैठाया जाता है। 1975 से 1977 तक बनारसी दास गुप्ता हरियाणा प्रदेश के, नो पूछ रहे नहीं आपातकाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बनारसी दास गुप्ता थे। भिवानी जिले के मानवडी गांव के अंदर जन्म हुआ था 1917 के आसपास। पंचायती राज क्यों और कैसे नामक किताब लिखी थी। हरियाणा केसरी नामक समाचार पत्रिका निकालते थे। अपना देश नामक पत्रिका भी एक निकाला करते। उर तक बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अब आपातकाल के बाद चुनाव हो जाते हैं, और जब चुनाव जब होते हैं देश के अंदर, तो कांग्रेस के खिलाफ सारा का सारा मामला था। लहर जो थी वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं थी, और इसलिए जब चुनाव होते हैं तो उन चुनाव के बाद जो है सरकार किसकी बनती है, देवीलाल की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है, चौधरी देवीलाल की सरकार बनती है। ठीक है, और देवीलाल की सरकार जो थी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2 साल तक चली, 77 से लेकर के 79 तक जो है चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के सबसे वयोवृद्ध मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अब उरत जो है क्या हो गया, चौधरी देवीलाल 2 साल तक सरकार चलाई, फिर राजनीति के अंदर जो है, हरियाणा की राजनीति के अंदर एक ऐसे शख्स का फिर उदय हो जाता है जिसको पीएचडी कहा जाता है। चौधरी भजनलाल विधायक तोड़ के इंदिरा गांधी के शरण में पेश कर देते हैं, और जब जो है 79 के बाद जो है फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं, चौधरी भजनलाल जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कब से कब तक रहे थे चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, बताइएगा शाबाश। बिल्कुल सही है, 1986 तक भजनलाल जो, ठीक है, 79 के अंदर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और 1986 तक जो है वो हरियाणा प्रदेश के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो सबसे पहले देवीलाल का जिक्र करें, 68 से 75। आपातकाल के बाद में, आपातकाल में बीडी गुप्ता बन जाते हैं। इसके बाद आपातकाल में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो जाती है। आपातकाल के दौरान बनारसी दास गुप्ता, आपातकाल के तुरंत बाद चौधरी देवीलाल, तब इनकी सरकार गिरा के फिर मुख्यमंत्री कौन जाते हैं, भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे मुख्यमंत्रियों का कालखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई लीसो ऐप के ऊपर डी ग्रुप का बैच अगर किसी ने लेना तो लीसो 20 कूपन कोड यूज कर लियो, 25% आपने डिस्काउंट मिलेगा, जो भी बैच आपने लीसो ऐप के ऊपर लेने हैं। मिलते हैं तड़का 5 बजे, हिंदी की क्लास होगी, मेरी क्लास ठीक 8:30 बजे होगी तड़का। तब तक के लिए नमस्कार। जो भी साथी इस किताब को खरीदना चाहता है, अनिल भोरिया अपना एड्रेस भेज देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बाकी हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर मेरा दावा है अपनी तैयारी परखने का बेहतरीन मौका 1 महीना पड़ा है। 65+ नंबर जो भी इस बुक के अंदर करके 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में ले लेगा, पक्का सिलेक्शन है, झाड़ू उठवा दूंगा उसने, पक्की बात है। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपने पेन ड्राइव ले रहा हूं, दे दूंगा अपने। सेशन कैसा लगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिसने भी किताब नहीं ली है हरियाणा के बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाओगे, नहीं तो लीसो ऐप डाउनलोड करिएगा। लीसो ऐप में बुक का ऑप्शन मिलेगा, उस बुक का ऊपर जाके आप बाय नाउ करेंगे, अपना एड्रेस जरूर दे दियो, ठीक, बाबू का नाम, दौरा, घर का दौरा के, सारी चीज दे दियो। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय हो। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके आप बताने का काम करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।